तो वहाँ मैंने एक प्रोग्राम ऐसा कर दिया था मन लगा के रेजिडू मैनेजमेंट पे, क्योंकि इस एरिया की पंजाब हरियाणा की एक मेन प्रॉब्लम है अवशेष प्रबंधन, जो अखबारों में टीवी में बहुत एक चर्चा का विषय रहता है पॉल्यूशन की वजह से। वो प्रोग्राम मैंने एक मन लगा के किया था। 2000 किसान आए थे, डिस्ट्रिक्ट कैथल में था मैं उस टाइम पे। तो उसमें 2 ADG आए थे, डॉक्टर चहल होते थे, डॉक्टर रणधीर सिंह बने थे उसी टाइम पे, और डॉक्टर गुरबचन सिंह उसके चीफ गेस्ट थे, जो ASRB के चेयरमैन थे उस टाइम पे। हमारे वाइस चांसलर थे, और ICR की संस्था करनाल की कई है, करनाल में CSSRI है, IRI है, कई संस्था, उनके सारे हेड उसमें आए थे। तो वो प्रोग्राम एक ऐसा किया था, और जो जोनल डायरेक्टर डॉक्टर राजवीर बराड़, जो आजकल ADG ICR में ही, वो मेरे इंचार्ज होते थे यहाँ जोनल लेवल पर। तो वो एक आध बार मिले तो वो काफ़ी प्रभावित हुए बातचीत करके, डिस्कशन करके। तो उनके रहते हुए मैंने कैथल में एक अवार्ड अनाउंस हुआ था 2014 में, हलधर अवार्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग का, फॉर द फर्स्ट टाइम ICR से नेशनल लेवल पे। ऑल दो बहुत किसान हैं, बहुत संस्थाएं हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम कर रही थी 2014 से पहले, लेकिन हमारा एक ग्रुप था जैविक खेती के ऊपर, उसमें उन्होंने किसान जोड़ रखे थे, और वो अपना जो प्रोड्यूस है वो NCR में, दिल्ली के रीजन में या चंडीगढ़ के रीजन में ले जाकर के बेचते थे अपना प्रोड्यूस, और रेट उनके मनमाने होते हैं, मुँह मांगे होते हैं, अगर क्वालिटी पे आपका विश्वास आ गया तो मैंने ICR में उसका अवार्ड, पहला ही अवार्ड अनाउंस हुआ था, और उसका केस बना के भेजा, तो लकीली वो कैथल को मिला। राजेश सिकंदर खेड़ी नाम था उनका। डॉक्टर राजवीर कहने लगे, डॉक्टर साहब मैं खुद विजिट करूंगा, जो जोनल डायरेक्टर थे, कि मैं खुद विजिट करके तभी करूंगा तसल्ली, क्योंकि पीछे कैथल में ही ऐसा हो गया था कि 1-2 किसान को ऐसा मिल गया था अवार्ड जो डिजर्व नहीं करते थे, बाद में वो चीज़ें आती हैं कि गलत चले गए। उन्होंने विजिट किया, उन्होंने खुद फिर रिकमेंड किया, तो वो पहला ही अवार्ड था नेशनल लेवल का, वो कैथल को मिला था। एक अवार्ड और मैंने बना के भेजा स्मॉल फार्मर का, वो बी कीपर था, SC फैमिली की तरफ से, गौरा गांव से, उसको मधुग्राम के नाम से हमने वहाँ पॉपुलर किया था, पूरे इंडिया में खबर आई थी। उसके एक किसान को हमने दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड दिलवाया स्मॉल फार्मर का, क्योंकि उसने क्या किया कि लगभग 100-125 किसान, उनकी जो फैमिली थी उस गांव में, SC फैमिली थी, सभी को इसमें एंगेज कर दिया उसने। जिनको साइकिल चलने को नहीं मिलता था वो कारों में चलते थे। शहद का ऐसा चला कुछ टाइम पे, कभी कभी शेकी हो जाता है ये, लेकिन लॉन्ग रन में उसको इतना काम हुआ। उसके बाद में 2-2.5 साल वहाँ रह के 3 साल आए यहाँ कुरुक्षेत्र में एज PC इंचार्ज यहाँ का। तो यहाँ का देखो KVK का नहीं था, कैसे मतलब आगे बढ़ा जाता, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ आपको एक्सपीरियंस। यहाँ KVK का काम नहीं था इतना कि वो नेशनल अवार्ड पे जा सकता था। दूसरा मेरे को एडवांटेज क्या था कि मैं 5-6 साल यहाँ एज ए साइंटिस्ट रह के गया था, रिसर्च का साइंटिस्ट था। KVK का पार्ट नहीं था, सीटिंग वहीं थी, किसान वहीं आते थे, इंटरेक्शन होती थी। तो मेरे नॉलेज में 4-5 यहाँ के किसान आ गए कि भाई नेशनल लेवल का काम कर रहे हैं। तो मैं दिसंबर 2016 में यहाँ ज्वाइन किया, तो साथ में ही नोटिफिकेशन आ गई ICR की फिर अवार्ड्स की। उसमें मैंने करीब 20 दिसंबर को ज्वाइन किया था, और 31 दिसंबर तक लास्ट डेट थी उन अवार्ड्स की। तो मैंने दिन रात बैठ के हर रोज़ 9-9, 10-10 बजे तक, और 4-5 साइंटिस्ट बैठा लिए मेरे, और जो 1-2 रिटायर्ड था वो भी बुला लिया, जिनका अटैचमेंट तो किसानों के साथ जुड़े हुए थे, वो किसान भी बुला लिए। मेरे नॉलेज में थे ये किसान है नेशनल अवार्ड के। तो मैंने जी 6 केस बना के भेजे नेशनल अवार्ड के लिए, और बैठ के काफ़ी किसान ऐसे थे उनके पास रिकॉर्ड था अपना, मेंटेन करते थे वो। तो उनमें से एक नेशनल उस साल 2016 में मैंने भेजे थे, ये 2017 में मिले थे। उस साल 3 नेशनल अवार्ड अनाउंस हुए थे, 3 में 2 कुरुक्षेत्र को मिले थे। एक बाबू जगजीवन अवार्ड, एक था डाइवर्सिफिकेशन पे, नाम याद नहीं आ रहा, हरबीर सिंह वेजिटेबल्स की नर्सरी बहुत अच्छी करता था वो, डाइवर्सिफिकेशन पे था उसका इनोवेशन पे था। ये एक और अवार्ड, 3 अवार्ड यहाँ मिले जी 2 से 3 साल में। क्योंकि यहाँ आने के बाद मैंने देख लिया KVK का मेरा काम नहीं है, तो मैंने फिर किसानों के केस बना के भेजे, किसानों का था नेशनल अवार्ड का।
उनको जोनल और नेशनल लेवल पे अवार्ड मिला, तो फिर केवीके का अपने आप क्लेम बन गया। वो होने की वजह से प्रधानमंत्री से मेरे को भी बेस्ट केवीके का अवार्ड मिला। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं, एक प्रोग्राम ऐसा केवीके में आप करते हैं दिल्ली तक गूंज जाती है उसकी। केवीके सिस्टम ऐसा है। मैं 28 साल रिसर्च में रहा हूँ, उसमें मैंने खूब काम किया, 150 से ज़्यादा पब्लिकेशन है मेरी, बुक्स भी हैं, बुलेटिन भी है, और मैंने इस यूज को टच किया, कोई भी इशू नहीं छोड़ा मैंने राइस वीट सिस्टम का। तो उसमें एक रूटीन सा काम हो जाता है कि वही प्रोजेक्ट्स हैं, वही ऑब्जर्वेशन हैं, वही रिसर्च पेपर। लेकिन एक्सटेंशन में आके आपको एक चांस मिलता है, जबकि मेरे को सजा के तौर पे भेजा गया था। आई नॉट हैप्पी, चैलेंज जाती है, बहुत कोशिश की मैंने वापस वहीं आने की, लेकिन कुछ नेचर की डिमांड को हो, कुछ अंदर की रिक्वायरमेंट का हो, तो वो एक्सटेंशन में मेरे को उधर रिसर्च में करने के बजाय उससे 30 किलोमीटर दूर कैथल में कर दिया। कॉल में था मैं रिसर्च में, वो यहाँ से 20-25 किलोमीटर है। तो मेरा मन तो वहाँ पड़ा था, लेकिन आत्मा की कोई पुकार होगी अंदर से। तो वो मेरा 5 साल का गोल्डन पीरियड रहा जी कृषि विज्ञान के अंदर का। तो मैं भी देखो, मेरे पास रिसर्च का एक्सपीरियंस था, मैंने बायोलॉजी पे काम किया था, बायोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ फेल्टिश माइनर, एक मेजर थ्रेट है फूड सिक्योरिटी को इंडिया की। बायोलॉजी पे कोई भी साइंटिस्ट काम कर लेगा, उसका डीप नॉलेज हो जाएगा, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म काम, चाहे वीड है आपका, चाहे आपका कोई भी पैथोजन है आपका, या कोई भी बैक्टीरिया, कुछ भी है, बायोलॉजी तक डीप तक जाएंगे तो उसके बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस पे काम आ जाएगा। और फील्ड में आप करते हैं तो फील्ड में हर तरह की सिचुएशन है। मैंने फील्ड में ले जाया किया उसको, उसकी बायोलॉजी स्टडी करी कि आग लगती है तो क्या है उसका बिहेवियर, उसको लैब में रखते हैं बीज को, क्या बिहेवियर है उसका, उसको अलग अलग पानी के लेवल में डुबोते हैं, जैसे राइस में पड़ा रहता है ना वो, उसमें क्या लेवल है उसका, और उसका फिर एलिलोपैथी पे क्या है, जैसे वीट में था ना, ब्रॉड लीफ वीड होते हैं और एक फेलरिश माइनर। फेलरिश माइनर नैरो लीफ वीड है, ब्रॉड लीफ वीड दूसरे होते हैं, ज़्यादा ब्रॉड लीफ वीड होते हैं। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, ब्रॉड लीफ वीड खत्म होते चले गए, फेलरिश माइनर बढ़ता चला गया और रेजिस्टेंस आ गया, मेटाबॉलिक रेजिस्टेंस उसमें। तो उसका मैंने उसकी स्टडी के लिए एलोपैथिक स्टडी करी। तो एलोपैथिक स्टडी में क्लियर है उसके बायोलॉजिस्ट स्टडी करते हुए कि जो भी ब्रॉड लीफ वीट हैं, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, आपकी सारी फसलों में मिलेंगे। जैसे संकरी पत्ती वाले हो गए, जैसे मंडूसी है या सावक है, ये संकरी पत्ती भीड़ पत्ती वाले हो गए। चौड़ी पत्ती वाले जैसे बत्थू वगैरह आता है, आपका मेथी वगैरह आते हैं, जो भी इस तरह के जो वीड्स होते हैं, पालक वगैरह, जंगली पालक, ये ब्रॉड लीफ के होते हैं। तो एलिलोपैथी का इफेक्ट 70 से 100% मिला जी। यानी कि हमने ब्रॉड लीफ को जो खत्म किया 2,4-D की वजह से, 2,4-D कितना बढ़िया हेर्बिसाइड आ गया था, किसान ने ब्रॉड लीफ होने नहीं देखे थे, उस करके फेलरिश माइनर बढ़ता चला गया। तो लेकिन था इसका ब्रॉड लीफ। तो प्राकृतिक खेती में एक पहली बात आती है कि वीड्स को दुश्मन ना समझे, वीड्स को देख के आपका थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर ना जाए, आपका नुकसान ना करे, क्योंकि ब्रॉड लीफ वीड्स लगभग ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स भी करते हैं। तो इस तरह से मैंने केमिकल फार्मिंग में भी काम किया, जैविक खेती में भी काम किया, और अल्टीमेटली यहाँ आके लास्ट में मैं आचार्य जी के साथ जुड़ा तो मेरी आंखें खुली हैं, बहुत चीज़ें मिली मुझे, बहुत चीज़ें मिली जो हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ फार्म पे विजिट के लिए आए हैं, तो यहाँ आप फसलें देखिए, यहाँ 180 एकड़ का फार्म है ये, और आचार्य देवव्रत जी इसकी हर रोज़ रिपोर्ट ले रहे हैं। अगर ये फार्म मैनेजर रामनिवास जी जो खड़े जानते होंगे आप सभी, हाँ जी, ये हर रोज़ इनसे रिपोर्ट लेते हैं, मेरे से भी रिपोर्ट लेते हैं, हर एकड़ का पता होता है इसमें क्या किया, इसमें क्या किया, ये प्रॉब्लम क्यों आई, अगले साल से ऐसे कर लेना। तो उनकी गाइडेंस में 180 एकड़ का ब्लॉक छोटा नहीं होता है। और दूसरी क्या है कि यहाँ एंगेज्ड हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। देखो किसान जो जिस लेवल पे काम कर पाता है, मैं एम्प्लॉय होकर नहीं कर पाता, मेरी अपनी और लिमिटेशन से और भी काम होते हैं। तो इतना होते हुए भी यहाँ 180 एकड़ के फार्म पे जैविक कार्बन की स्थिति बता देता हूँ मैं आपको। मैंने सन 2017 में जैसे अटैच हुआ, सबसे पहला बीइंग एग्रोनॉमिस्ट, मेरी ड्यूटी थी कि मैं इसका सॉइल हेल्थ देखूं, वाटर क्वालिटी देखूं। तो उस टाइम पे कुछ एरिया नया था, आगे सड़क से पार उधर आप देखेंगे, वो लीज पे दिया जाता था किसानों को, लगभग 70-80 एकड़। किसान लीज वाले एक ही काम करते हैं, धान गेहूँ काटा, कंबाइन से काट करा और आग लगा दी, क्योंकि उसमें FYM वगैरह नहीं डालते वो, क्योंकि उनको नहीं पता अगले साल मिलेगा नहीं मिलेगा एक तेरे को।
तो उनका जो ऑर्गेनिक कार्बन था 0.3 0.4 था। तो मैंने सबसे पहले यही किया इस फार्म का, यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की गई थी, उससे 3-4 साल पहले इस एरिया से शुरू करके उस तरफ बढ़ते जा रहे थे। उसमें इनको रिजल्ट नहीं मिले, तो वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो उसके बाद प्राकृतिक खेती उसमें की, तो 1-2 साल में ही आंखें खोलने वाले रिजल्ट थे मेरे सामने, और मेरे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैंने खुद सॉइल हेल्थ इश्यूज पे, रेजिडू मैनेजमेंट पे, राइस वीट सिस्टम में फॉल में रहते हुए काम 4 से 5 साल का एक्सपेरिमेंट किया था, और ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिले थे ऑर्गेनिक कार्बन के स्पेस में, लेकिन यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा मिले। तो इसमें फिर आगे बढ़ते चले गए, तो यील्ड इसमें पहले से दूसरे साल में ही रिकवर होती है। और मान लो पहले 1-2 साल कम भी रहती है, तो आपका खर्चा घट जाता है। वो किसान कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर डाल रहा है इस टाइम पे धान की फसल में, 15 से 20 हज़ार। यहाँ तो 1 हज़ार खर्चा भी नहीं आ रहा, अब तो डालना ही बंद हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ रही, इसका ऑर्गेनिक कार्बन इस लेवल पे 90% फील्ड रिच कैटेगरी में यहाँ के, कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। 90% फील्ड जैविक कार्बन के इशू में 0.75% से ऊपर है। शायद इंडिया में रेयर ही कोई इन जैसी संस्थाओं का मिल जाए तो मिल जाए, शायद पूरे भारत में इस तरह का फार्म नहीं मिलेगा। तो अब तो इसमें इनपुट डालने की, जीवामृत वगैरह डालने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। थोड़ी सी ग्रीन मैन्योरिंग कर देते हैं धान में, 1-8 बार जीवामृत दे रहे हैं, जरूरत नहीं पड़ रही है। इसलिए इसमें पैकेज नहीं दे सकते आप, जो पहले साल पड़ेंगी घटती चली जाएंगी हर साल। 5-6-7 साल के बाद तो ऐसे किसान हमारे पास कि वो जीवामृत डाल ही नहीं रहे, सिर्फ गोमूत्र और गोबर का जो दोहन सा होता है ना पानी, वो दे देते हैं अवशेष प्रबंधन जी। तो इस तरह का सिस्टम इसमें शुरू में थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, क्योंकि इनका जो फर्टिलिटी कमज़ोर हो गई है, तो धीरे धीरे वो कम होता चला जाता है। 7-8 साल में वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इस फार्म पे अब आप घूमें, डॉक्टर विजय हैं।